सलाम वालेकुम दोस्तों। राजीव दीक्षित एक ऐसा इंसान जो हर हिंदुस्तान के दिल में तिरंगा की तरह बसते थे। राजीव दीक्षित जी, दम है तो राजीव दीक्षित पे वीडियो बनाकर दिखाओ, दम है तो उसकी फिलॉसफी का प्रचार करो, क्योंकि कोई यूट्यूबर हिंदुस्तान का राजीव दीक्षित पे और उनकी फिलॉसफीज पे इन डेप्थ वीडियो नहीं बना रहा है। सबको डर। राजीव भाई दीक्षित को लगातार सुनता था मैं। ये तो राजीव दीक्षित की तरह बोलता है रे। राजीव दीक्षित का नाम लोगे। राजीव दीक्षित जी को किसने मारा? जिनके विरोधी भी जिनके चरित्र के बारे में सपने में भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, ऐसा उज्जवल और धवल चरित्र राजीव भाई। अगर आज राजीव दीक्षित जी जिंदा होते तो हमारे इस देश को एक अलग मुकाम तक ले जा चुके होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको जहर देकर हत्या कर दी गई। अब राजीव दीक्षित को किसने और क्यों मारा ये अभी तक साफ तौर पर सामने नहीं आया। बताया जाता है कि राजीव दीक्षित जी बड़े बड़े घोटाले विदेशी कंपनियों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। हिंदुस्तान में उन कंपनियों को बंद करने की अपील कर रहे थे, इसीलिए किसी बाहर की कंपनी ने राजीव दीक्षित जी के खाने में जहर मिला दिया था। तो मैं आज राजीव दीक्षित जी की छोटे छोटे बयानों को आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। हिंदुस्तान में मालूम है सबसे ज्यादा लकड़ी किसके लिए कटती है? सरकार के लिए। सबसे ज्यादा लकड़ी सरकार के लिए कटती है। सरकार वो लकड़ी नीलामी में देती है सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को। सिगरेट है ना, उसके ऊपर कागज लपेटा हुआ होता है, वो कागज सबसे बेहतरीन लकड़ी से ही बनता है। सिगरेट के ऊपर जो कागज लपेटा जाता है उसके लिए, फिर सिगरेट को पैकेट में बंद करने के लिए जो कागज खर्च होता है उसके लिए, मैंने एवरेज निकाला 500 सिगरेट अगर पैकेट में बंद हो गई बनकर, तो एक भरा पूरा पेड़ कट जाता है इस देश में। करोड़ों पेड़ हर साल इस देश में कटते हैं सिगरेट बनाने के लिए, और वो सिगरेट बनकर जो धुआं निकलता है, उस धुएं से जो फेफड़े गलते हैं और उससे जो मौतें होती हैं और उन मौतों पे देश का जो नुकसान होता है वो एक अलग हिसाब है। और फिर यही सरकार सिगरेट के खिलाफ सिनेमा में कोई सीन नहीं होना चाहिए उसके लिए भी नौटंकी यही सरकार करती है, और मद्य निषेध विभाग भी इसी सरकार का है, और सिगरेट के खिलाफ विज्ञापन करने का विभाग भी। क्या हरामखोरी इस देश में लोकतंत्र के नाम पर चल रही है। हमारे देश में एक अमरीकी कंपनी है, उसका नाम है ITC, पूरा नाम है इंडियन टोबैको कंपनी, मूल नाम है अमेरिकन टोबैको कंपनी। ये कंपनी सिगरेट बनाती है। आपको मालूम है सिगरेट बनाने के लिए कागज लगता है, कागज बनाने के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं। ये कंपनी हर साल हिंदुस्तान में 200 अरब सिगरेट बना के बेचती है, और ये कंपनी हर साल 14 करोड़ पेड़ काटती है। इस कंपनी के किसी अधिकारी को आज तक जेल नहीं हुई है, फांसी पे नहीं लटकाया गया है। क्यों? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऐसा है जिसमें सरकार के द्वारा अधिकृत ठेकेदार तो जंगल के जंगल काट सकता है, लेकिन साधारण आदमी जंगल से एक लकड़ी नहीं उठा सकता। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और दारू, एक गुटखे का पाउच है 4-5 रुपए का, मुश्किल से उसमें 10 ग्राम निकलता है। 1000 रुपए किलो का हम गुटखा गटकते हैं। 200 रुपए किलो का काजू खा लो, और गुटखा खा के गाल गलेगा, कैंसर होगा, मरोगे आप सब। 20 लाख लोग मरते हैं हर साल इस देश में कैंसर से, गुटखा खा के, बीड़ी पी के, सिगरेट पी। फिर वो आप बोलोगे जी छूटता नहीं है। छोड़ने के तरीके में बता। गुटखा जो किसी का छुड़ाना हो तो उसकी सबसे अच्छी दवा है अदरक। उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, उसमें नींबू का रस मिलाओ, थोड़ा नमक मिलाओ और धूप में सुखा लो, सुखा के जेब में भर के रखो। जब भी गुटखा खाने की तलब लगे, अदरक का एक टुकड़ा मुंह में रखें, चूसो, चूसते रहो, चबाना नहीं। गुटखा खाने की याद ही नहीं आई। ऐसे बीड़ी सिगरेट छोड़ना है तो उसमें भी ये अदरक काम आता है, शराब छोड़नी है तो भी काम आता है। और एक बहुत खराब उदाहरण देना चाहता हूं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। मैं एक शोध पर और लगा हुआ हूं। हमारे भारत देश में वैश्यावृत्ति कब से शुरू हुई? दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, पटना है, जितने बड़े शहर हैं वहां बड़े बड़े वैश्यावृत्ति के अड्डे हैं। दिल्ली में है, मुंबई में है, कलकत्ता में है, मेरठ में है, आदि आदि ऐसे भारत में कई जगहों पर वैश्यावृत्ति के अड्डे हैं। और कोलकाता तो सारे देश में बदनाम है इस बात के लिए कि सबसे बड़ा वैश्यावृत्ति का केंद्र कोलकाता है। तो मैं इस पे बहुत दिन से काम कर रहा हूं कि ये कब से शुरू हुए। तो पता चला कि वैश्यावृत्ति का सबसे पहला अड्डा भी लाइसेंस देकर अंग्रेजों ने शुरू कराया था इस देश, और वो कोलकाता में ही बना था। आप कभी कोलकाता जाए ना
तो वहां एक एरिया है, क्षेत्र, उसका नाम है सोनागाछी। ये सोनागाछी एरिया में सबसे पहला वेश्यावृत्ति का केंद्र इसी बदमाश रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू कराया था 1760 में। एक तरफ शराब का केंद्र शुरू कराया, दूसरी तरफ वेश्यावृत्ति का लाइसेंस देकर केंद्र शुरू कराया था। मिट्टी और रोटी के बारे में एक सत्य है कि इसको फेरते रहो नहीं तो खत्म हो जाती है। रोटी को फेरना बंद करो जल जाती है, मिट्टी को फेरना बंद करो पत्थर जैसी हो जाती है। मिट्टी को फेरने का मतलब समझते हैं? ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर। ये केंचुआ ही करता है और कोई नहीं कर सकता। केंचुआ तो किसान का सबसे बड़ा दोस्त है। मैंने इसका हिसाब निकाला था, एक केंचुआ साल भर अगर जिंदा रहे तो 36 मीट्रिक टन मिट्टी को उठक पटक कर देता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एक केंचुआ। और उतनी ही मिट्टी को ट्रैक्टर से उलट पलट करना पड़े तो कम से कम 100 लीटर डीजल खर्च होता है, और 100 लीटर डीजल 3600 रुपए का आता है। माने एक केंचुआ हर आदमी का 3600 रुपए बचा रहा है। ऐसे करोड़ों केंचुए हैं, पता सोचो कितने हजार करोड़ रुपए बच रहे हैं इस देश में। इसलिए गोबर का खाद डालने से फायदा क्या होता है? रासायनिक खाद डालो केंचुआ मर जाता है, गोबर का खाद डालो केंचुआ जिंदा हो जाता है, क्योंकि गोबर केंचुए का भोजन है। 1984 में अमेरिका की एक कंपनी ने अमेरिका से अपना कारखाना उठाकर भारत में लगाया। उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड, और वो कारखाना लगा भोपाल। उस कारखाने में उन्होंने एक जहरीला सामान बनाना शुरू किया जिसका नाम था 777। उसमें जहरीले रसायन और गैसों का इस्तेमाल करते थे, और एक दिन वो जहरीली गैस का सिलेंडर फट गया, उसमें से हजारों टन जहरीली गैस निकली, और भोपाल में 17,000 लोग एक ही रात में तड़प तड़प कर मर गए, और 1 लाख से ज्यादा लोग जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गए। मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि यूनियन कार्बाइड का जो एक कारखाना भोपाल में था जिससे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, ऐसे 56 से ज्यादा कारखाने भारत में अलग अलग स्थानों पर लगे हुए हैं। अमेरिका और यूरोप की देशों की लाई हुई रद्दी से रद्दी तकनीकी उसमें इस्तेमाल की जा रही है, और जहर का उत्पादन किया जा रहा है। वो हाई टेक्नोलॉजी हमको नहीं देते, जो टेक्नोलॉजी उनके यहाँ बिल्कुल काम की नहीं है, कबाड़ की है, उसको उठाकर भारत को बेच देते हैं। लोग फेयर एंड लवली लगा लगा के परेशान है, कहते हैं इससे गोरापन आता। मैंने एक भैंस को 4 साल लगा के देखा, वो अभी भी काली की काली है। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो काले को गोरा बना दे। जो काला है काला है, जो गोरा है वो गोरा है। और जो काला गोरा हो जाता फेयर एंड लवली से, तो अफ्रीका वाले तो सब गोरे होते। कोई क्रीम काले को गोरा नहीं बना सकती, ये तो मूर्ख बनाते हैं वो विज्ञापन। हमारे खून में एक केमिकल होता है, उसका नाम है मेलेनिन। जब मेलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर काला पड़ जाता है, जब मेलेनिन की मात्रा कम हो जाती है शरीर गोरा हो जाता है। सुंदरता गुण, कर्म और स्वभाव से आती है, क्रीम पाउडर लिपस्टिक से नहीं आती। जिसके गुण अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, स्वभाव अच्छा है, वो सबसे ज्यादा सुंदर है। हम झांसी रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं इसलिए कि बहुत गोरी। कभी कोई आदमी मरता है ना तो ऐसे कोई याद नहीं करता ओ मर गया कितना गोरा, हमेशा याद करते हैं ओ कितना गुणी था, देशभक्त था, राष्ट्रभक्त था। जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कभी खेत में हल नहीं जोता वो कृषि मंत्री। सालों साल इस देश में शिक्षा मंत्री ऐसे लोग रहे जो कभी स्कूल नहीं गए पढ़ने के लिए। इस देश में एक व्यक्ति ने जिंदगी में कभी चाय की दुकान नहीं चलाई, वो देश का वर्षों वर्षों वाणिज्य मंत्री रहा। फाइनेंस का जिसको ABCD नहीं आता वो सालों साल इस देश में वित्त मंत्री रहता है। जिसने कभी अपने बेटे और बेटियों को भारत की सेना के लिए भेजा नहीं कुर्बान होने को, वो देश का रक्षा मंत्री हो सकता है। जिस व्यक्ति को जिंदगी में कभी विज्ञान और तकनीकी का अंतर पता नहीं है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का मंत्री हो सकता है, और जिसको इनमें से कुछ भी पता नहीं है वो प्रधानमंत्री हो सकता है। इसलिए उनकी क्वालिफिकेशन ही एक है कि कभी किसी बड़े नेता के रसोई में रोटियां बना के खिलाई तो राष्ट्रपति हो जाओ भैया। ऐसी बंदर बांट मची है इस देश में। आजकल धर्म के व्यापार करने वालों की बाढ़ आई हुई है। हाँ, बहुत बड़ी फौज खड़ी हुई है उनकी। एक आया राम की कथा कहेगा 10 करोड़ लेके जाएगा, दूसरा कृष्ण की कथा कहेगा वो 15 करोड़ लेके जाएगा। और आप जैसे भोले भाले मूर्ख लोग डालते हैं उनके पात्रों में, ले जा भाई। ये बापू नहीं है, डाकू है। बापू नाम तो शर्म आती है कहते हुए। कहीं से 10 करोड़ लूटो, कहीं से 20 करोड़, कहीं से 25 करोड़। और आप लोगों की मजबूरी है कि काले धन का करें क्या? इनकम टैक्स वाले पकड़ते हैं तो ये बापुओं को देते रहते हो आप, क्या करें?
और ये बाप लोग हमें सिखाते रहते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, वाह वाह। मैंने देख, मेरे गणित के प्रोफेसर ने मुझको पढ़ाया, मैंने रट के दिमाग खराब किया, घंटों घंटों बर्बाद किए, किलो कागज मैंने लिख के खराब किए, और वो मेरी जिंदगी में आज तक काम नहीं आया। x+y² क्या करूं, मुझे मालूम ही नहीं। मेरे गणित के प्रोफेसर को एक दिन मैंने कहा कि आपने मुझे ये क्यों पढ़ाया x+y², मेरी जिंदगी में तो काम नहीं आया। तो मेरे गणित के प्रोफेसर कहते हैं यार काम तो मेरे भी नहीं आया, मुझको किसी ने पढ़ाया, मैंने तुमको पढ़ाया। ये भेड़िया धसान क्यों चला रहे हो इस देश में? जो काम नहीं आता वो क्यों पढ़ा रहे हो इस देश के बच्चों? बचपन में मुझे पढ़ाया गया अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन, क्या करूं इसका? मान लीजिए मुझे मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, करूं क्या? मालूम है मुझे, क्या करूं इसका? मैं सब्जी खरीदने जाता हूं बाजार में, सब्जी वाले को कहता हूं देखो मुझको मालूम है अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन था, वो सब्जी देगा क्या मुझे? फालतू में रटा के मेरा दिमाग खराब कर दिया। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन? अंग्रेजी में एक शब्द है PUT, पुट, BUT तो PUT पट होना चाहिए, CUT कट, BUT बट तो PUT पट। अगर PUT पुट तो CUT कुट, BUT बुट, यही होना चाहिए ना? क्या मूर्ख लोगों की भाषा है, ग्रामर ही नहीं है। एक शब्द है अंग्रेजी में, उसमें कहते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री, तो यहां पे CH जो है ना का हो गया, ठीक है? तो केमिस्ट्री में CH का हो गया, तो चोपड़ा में कोपड़ा होना चाहिए। और CHOPA को चोपड़ा करे तो CHEMISTRY को चेमिस्ट्री कहो। फिर एक जगह CH का है, एक जगह CH चा है, कुछ समझ में नहीं आता क्या इनका हिसाब किताब है। मूर्खों की भाषा है ये अंग्रेजी में चाचा, मामा, ताऊ, मौसा, फूफा सब अंकल, और काकी, ताई, मौसी और सब आंटी। अब आप मुझे जरा ये बताइए कि मौसा में और फूफा में फर्क होता है कि नहीं होता? क्या आप फूफा को मामा बना सकते हैं? या ये बताइए कि मौसी में और काकी में फर्क होता है कि नहीं होता? क्या मौसी काकी हो सकती है? दुनिया की जिस भाषा में रिश्तों को कहने के शब्द ना हो वो सबसे रद्दी भाषा है। बिल्कुल ठीक। अंग्रेज आए तो अंग्रेजी आई, अंग्रेज गए तो अंग्रेजी चली जानी चाहिए थी। क्यों हमने रख लिया इस अंग्रेजी को? अंग्रेजी में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, मार मार के सिखाते हैं, बच्चे बेचारे अक्सर उसमें फेल हो जाते हैं, अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। होना ही चाहिए उनको अंग्रेजी में फेल, क्योंकि अंग्रेजी विदेशी भाषा है। मुझे आप एक अंग्रेज बताइए और दिखाइए जो हिंदी में पास हो जाए, तो मैं अंग्रेजी में पास होकर दिखा सकता हूं। राजीव दीक्षित जी, राजीव दीक्षित जी आप कह सकते हैं कि वो स्वामी विवेकानंद का एक रूप थे। जिस तरह से वो भारत की संस्कृति को ले जा रहे थे, उनको रहस्यमय तरीके से मौत हो गई राजीव दीक्षित जी को, कोई जाना ही नहीं क्या हो गया। जैसे मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि आज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जनसंख्या को क्या चाहिए? उत्साह। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका कोई दवाई नहीं है, और मैं इस जो एलोपैथी है इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैं राजू भाई दीक्षित को लगातार सुनता था, मैं बड़ा उनसे हर बात पर सहमत रहता था। उनकी भी हत्या हुई इसीलिए। आप लोग किस बेवकूफी में फंसे हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेवकूफी की बातें हैं। ये बहुत गंभीर बात है जो मैं कह रहा हूं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन का मूल्य, जीवन की गुणवत्ता, जीवन में उत्तमता, इसको समझिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ में जिंदा रहने की कोशिश करिए। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आपको कोई विषाद देने वाला नहीं। इसलिए स्वदेशी बनिए माने प्रकृति की तरफ लौटिए, स्वदेशी बनिए माने भारतीयता की तरफ लौटिए। ये जो टूट गया है रिश्ता पिछले 500 साल में अंग्रेजों के आने के कारण, उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए मैं एक पुल का काम कर रहा हूं। बस इतनी भूमिका है, इससे ज्यादा कोई भूमिका नहीं। और अगर ये भूमिका आपको समझ में आ जाए तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मौत ऐसी आएगी जिसको देश और समाज जिंदगी भर याद रखेगा, और एक मौत ऐसी आएगी कोई पूछेगा नहीं।
तो हमने तो चुन लिया है दूसरा रास्ता, भगत सिंह वाला, ऊधम सिंह वाला, और तय कर लिया है कि जैसे भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर ने गोरे अंग्रेजों को भगाया, वैसे ही हम आज के इन काले अंग्रेजों को मार भगाएंगे इस देश में। कोई तो माई का लाल मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि सब मर गए, कोई ना कोई तो निकलेगा। लेकिन आज भी कमी है। राजीव दीक्षित जी जैसे, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, वो हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसे लोगों की बहुत कमी है आज के देश में। आज के देश में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो देश के लिए मरते हैं। आजकल लोग अपनी पार्टी, अपनी धर्म, अपनी जाति, यही सब पे हो रहा है। लेकिन ये लोग जाति धर्म से ऊपर उठ गए। राजीव दीक्षित जी को तो हमको लगता है मल्टीनेशनल कंपनी वालों ने मरवा दिया।